केदारनाथ के पवित्र दर्शन के बाद अब बारी थी बद्रीनाथ धाम की। एक ऐसा सफर जो ना सिर्फ लंबा था बल्कि खूबसूरत और यादों से भरा हुआ भी था। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक के रास्ते, व्यूज, रुकावट और मेरी असली यात्रा का अनुभव। अगर आप भी दोनों धाम एक साथ कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जब मैं केदारनाथ धाम गया और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम यात्रा पे गया तो मैं कहाँ रुका, कैसे मैंने बसेस पकड़ी, टैक्सी कहाँ से ली, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके अगर आप ये यात्रा प्लान कर रहे हैं। मैंने इस पूरे वीडियो को 7 पॉइंट्स में समराइज किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे केदारनाथ धाम से, तो सबसे पहले केदारनाथ धाम में अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जस्ट पीछे केदारनाथ मंदिर के शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है, वहां पर उनके दर्शन किए। भैरव मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने कोशिश करी 8:30 से 9 बजे के बीच जितनी जल्दी हो सके रिटर्न करने की। तो रिटर्न करना स्टार्ट किया। तो ये मान के चलिए हम लोग 9 बजे केदारनाथ धाम से निकले, रिटर्न जब हम लोग कर रहे थे, और सोनप्रयाग तक हम लोग पहुंच पाए थे करीब दोपहर के 3 बजे। थकान बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो केदारनाथ धाम तक ट्रैक करना, फिर वापस केदारनाथ धाम से सोनप्रयाग तक पैदल आना, तो थकान बहुत ज़्यादा थी। फिर भी हम लोग ये कोशिश करते रहे कि सोनप्रयाग तक गए और सोनप्रयाग से कोशिश की कि गुप्तकाशी तक पहुंच सके, और शेयरिंग टैक्सी हम लोगों को मिली और हम लोग गुप्तकाशी तक रात में 7 बजे तक पहुंच गए थे। वहां हम लोगों ने गुप्तकाशी में स्टे किया। तो अगर आप निकले मान लीजिए केदारनाथ धाम से, तो जल्दी से निकलने की कोशिश करिएगा, जल्दी से जल्दी, ताकि आप सोनप्रयाग में आपको रुकना ना पड़े और आप आगे निकल लें। क्योंकि सोनप्रयाग में रुकने का मतलब है कि ज़्यादा चार्जेस पे करना, होटल के भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है, साथ ही आप ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको बद्रीनाथ धाम यात्रा में भी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करिए कि जितनी डिस्टेंस कवर कर पाए कवर कर लीजिए। तो गुप्तकाशी तक तो हर हाल में आ ही जाइए। तो आपको नेक्स्ट डे ही गुप्तकाशी से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी है। हम लोगों ने जो फॉलो किया था वो हम लोग रुद्रप्रयाग गए थे, दूसरे वाले रूट। तो जब हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग निकले थे गुप्तकाशी से, तो सीधे रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। रुद्रप्रयाग से हम लोगों ने शेयरिंग टैक्सी करी थी। शेयरिंग टैक्सी का 1000 रुपये करीब लगता है, 700 से लेकर 1000 रुपये पर पर्सन लेगा आपसे, और मिल जाती है। जैसे ही भरती जाती है वहां से चलती जाती है टैक्सी। तो रुद्रप्रयाग से हम लोग चले थे दोपहर में करीब मान के चलिए 1 या 1:30 बजे। और रुद्रप्रयाग से जब चले तो कर्णप्रयाग आया, फिर नंद प्रयाग आया, गुपेश्वर आया, जोशी मठ आया, गोविंद घाट आया, और ऐसे करते करते हम लोग रात में 9 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे। तो रास्ते में ये सब चीज़ें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह आपको मिलेंगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो रुक रुक के भी ये यात्रा की जा सकती है, ताकि आप हर जगह को देखते हुए जाएं और इस यात्रा को एंजॉय कर सकें। अगर आप पहले वाले रास्ते से करेंगे तो आप उखी मठ जाएंगे, उखी मठ में भी एक मंदिर है। फिर आप चोपता जाएंगे, तुंगनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। चोपता से आप गोपेश्वर जाएंगे तो गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। फिर आप आगे सीधे निकल जाइए जोशी मठ होते हुए बद्रीनाथ धाम। तो 2 रास्ते हैं, कोई भी रास्ता आप फॉलो करिए। अगर आप पर्सनल गाड़ी से हैं तो आप पहला रास्ता ही फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब मैं अपने थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस, जैसे शेयरिंग टैक्सी, बस। तो ये देखिए, बस की एक टाइमिंग होती है, मॉर्निंग में ही आपको बस मिलेगी, क्योंकि जितने भी ये रूट हैं लंबे लंबे रूट हैं और यहाँ तक पहुँचने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। तो लोग रात में चलना अवॉइड करते हैं, तो मॉर्निंग में बस मिलती हैं और शाम तक पहुँचा देती हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको बस मिल जाएगी, लेकिन लिमिटेड बस मिलेगी, बहुत ज़्यादा बसें नहीं चलती यहाँ पे। साथ ही साथ शेयरिंग टैक्सी आपको मेन मेन पॉइंट से मिलेगी। जैसे आपको केदारनाथ धाम यानी सोनप्रयाग से मिल जाएगी, गुप्तकाशी से मिल जाएगी, रुद्रप्रयाग से मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी आपको जगह जगह मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी शेयरिंग टैक्सी में। तो ये मान के चलिए केदारनाथ धाम से जो बद्रीनाथ धाम की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 10 घंटे, 8 से 10 घंटे इजिली लग जाएगा आपको सोनप्रयाग से, मतलब के बद्रीनाथ धाम जाने में। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करके निकलना है। और एक चीज़ और समझिए, अपनी प्राइवेट गाड़ी से हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते हैं कहीं कहीं बहुत नैरो हो जाता है, और बाकी तो हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ड्राइविंग आपको आनी चाहिए अच्छी, पहाड़ों में जो ड्राइविंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट में आता हूँ। देखिए, यहाँ की रोड तो बहुत अच्छी है, नो डाउट,
लेकिन बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, जैसे कि मिट्टी के भुरभुरे पहाड़ आ जाते हैं जहाँ से बीच बीच में लैंडस्लाइड होता रहता है। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बारिश हो रही हो तो बारिश में चलना अवॉइड करिएगा। नॉर्मल डे है, सनी डे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, चार धाम रूट बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर रोड नैरो है, एक तरफ का रास्ता रोक दिया जाता है और गाड़ियों को निकाला जाता है, फिर दूसरी तरफ का रास्ता भी खोला जाता है। इस तरीके से चलता रहता है। तो बस आपकी ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए पहाड़ों में। बाकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बद्रीनाथ धाम तक आप डायरेक्ट रोड से जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन केदारनाथ धाम में ट्रैकिंग है जो कि सोनप्रयाग तक ही रोड जाती है। तो रोड एक्सेसिबिलिटी आपकी बद्रीनाथ धाम तक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, इस पूरे रास्ते में केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के रास्ते में कई सारे सीनिक स्पॉट्स हैं। मैंने डिस्कस भी किया, जैसे कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सब हैं। तो मैंने दो रूट बताए थे ना, तो दोनों रूट में कुछ बहुत फेमस सीनिक स्पॉट्स हैं। जैसे कि पहला स्पॉट की बात करते हैं, ऊखीमठ। तो ऊखीमठ पहले वाले रूट में है, जब आप चोपता होते हुए जाएंगे तो ऊखीमठ काफी सुंदर जगह है। केदारनाथ धाम से जब 6 महीने बर्फ गिरती है तो उनकी डोली को ऊखीमठ ही लाया जाता है, एक मंदिर है वहां पे, सुंदर जगह है। तो ऊखीमठ से मध्यमेश्वर धाम का भी रास्ता जाता है। ऊखीमठ से आप आएंगे तो चोपता, चोपता को बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड, बहुत खूबसूरत है चोपता जगह। और वहां पर तुंगनाथ मंदिर है, चंद्रशिला का ट्रैक है, वो कर सकते हैं आप। वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो मस्क डियर सेंचुरी यानी कस्तूरी मृग की एक सेंचुरी है वहां पे। आगे बढ़ेंगे गोपेश्वर आएगा, गोपेश्वर भी अच्छी जगह है। तो वो पूरा एरिया चोपता का बहुत अच्छा है। अगर आप रुद्रप्रयाग आते हैं तो रुद्रप्रयाग अपने आप में बहुत सुंदर है क्योंकि संगम होता है अलकनंदा मंदाकिनी नदी का। फिर कर्णप्रयाग आएंगे, कर्णप्रयाग भी संगम है, पंच प्रयागों में से एक है ये सब जगह। कर्णप्रयाग में कर्ण का मंदिर भी है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम है। कर्णप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो नंद प्रयाग आएगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। साथ ही सब काफी हिस्टोरिकल जगह हैं। ऐसे ही करते करते जब आप आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ आएगा। जोशीमठ बहुत सुंदर जगह है। वहां पर आदि शंकराचार्य जी ने आके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ आज भी वहां पर है। नरसिंह मंदिर है वहां पर। वहां से औली के लिए रास्ता जाता है। उसके आगे बढ़ेंगे गोविंद घाट आता है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए रास्ता जाता है। साथ ही साथ जब ये सब आप देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सीधे बद्रीनाथ धाम आएगा, जहां से आप माना विलेज भी जा सकते हैं। आगे माना विलेज है और सतोपंथ ट्रैक भी कर सकते हैं। वहाँ का सतोपंथ ट्रैक बहुत फेमस है। साथ ही माना विलेज में आप सरस्वती रिवर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी सीनिक स्पॉट्स बीच बीच में पड़ते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो इस यात्रा में चार चांद लग जाएंगे कि आप जगह जगह रुक रुक के यात्रा करेंगे तो आपको और मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम लेके चलना जरूरी है इस यात्रा में, नहीं तो आप थक जाएंगे और जल्दबाजी में आपको वो मजा भी नहीं आ पाएगा। दर्शन तो आप कर लेंगे लेकिन बीच बीच में रुक के करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब मैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे आता हूँ। स्टे ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ मेन मेन पॉइंट है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। देखिए, सोनप्रयाग जब आप चलेंगे तो एक मेन पॉइंट है स्टे का। उसके बाद चलेंगे तो गुप्त काशी एक पॉइंट है। उसके बाद चलेंगे तो रुद्रप्रयाग एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्टे का। लेकिन अगर आप वाला रूट फॉलो कर रहे हैं ऊखीमठ वाला, तो ऊखीमठ में भी स्टे कर सकते हैं, चोपता में भी स्टे कर सकते हैं। और अगर आप ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं तो रुद्रप्रयाग में करिए। फिर आप सीधे जोशीमठ में भी कर सकते हैं। बीच में कर्णप्रयाग एक छोटी सी जगह आती है, वहां भी स्टे किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जोशीमठ एक अच्छी जगह है, वहां स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ के बाद आप सीधे गोविंद घाट में कर सकते हैं और गोविंद घाट के बाद सीधे आप बद्रीनाथ धाम में स्टे कर सकते हैं। तो कुछ स्टे के मेन मेन जगह हैं जहाँ पर इजिली स्टे किया जा सकता है और अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। दूसरी चीज, प्राइवेट होटल्स तो हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट होटल्स भी हैं। अगर आप जीएमबीएन की वेबसाइट पे जाइएगा तो पहले से चेक भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट होटल्स किन किन जगहों पे है। जनरली मेन मेन जो जगह हैं सब जगह गवर्नमेंट के होटल्स हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने सेवंथ पॉइंट पे आता हूँ। अब आप बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं, तो जैसे आप शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे तो जब आप बद्रीनाथ धाम को एक्सप्लोर करेंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा आएगा वहाँ से। अलकनंदा नदी का फ्लो देखिए और क्या जबरदस्त फ्लो है। उसके बाद ऊपर एक ब्रिज बना है जिसको क्रॉस करके आप मंदिर के दर्शन करेंगे। क्या खूबसूरत वो मंदिर है। जब आप दर्शन करेंगे तो वहाँ की फीलिंग ही अलग है। वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, बहुत डिफरेंट है। आपको वहाँ पर डिवाइन एनर्जी फील होगी। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। माना विलेज की यात्रा करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग तो और आपको सुबह का नज़ारा देखिएगा कितना खूबसूरत वहाँ पे लगता है।
तो बद्रीनाथ धाम का हम लोगों का एक्सपीरियंस तो बहुत गजब का रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया वहाँ पे, माना विलेज भी गए, वसुधारा फॉल्स वगैरह सब जगह देखा समझा, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का रहा। कोई दिक्कत, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैकिंग भी नहीं करनी पड़ती। बद्रीनाथ धाम में आप रात में भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि रात में 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और मॉर्निंग में तो आपको करना ही करना है। तो अगर आप रात में 8 या 9 बजे तक पहुंच जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि रात में भी कर लीजिए जाके दर्शन। मॉर्निंग में थोड़ा सा लाइन लंबी लगती है, इसलिए आप रात में भी कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। मोबाइल नेटवर्क आपके पूरे रास्ते में आते रहेंगे, बद्रीनाथ धाम तक भी आते रहेंगे, और रुकने की भी कोई दिक्कत नहीं है। बद्रीनाथ धाम में अच्छे खासे ऑप्शन है रुकने के, होटल्स भी अच्छे बने हैं, क्योंकि रोड एक्सेसिबिलिटी वहाँ तक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग गए थे कुछ होटल्स खाली भी थे, अच्छे होटल्स बने हैं। केदारनाथ जैसा नहीं, क्योंकि केदारनाथ में लिमिटेड ऑप्शन है, वो काफ़ी हाइट पे। तो ये मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको बताया केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के बीच का। सारी जानकारी मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से शेयर करने की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे। लास्ट वीडियो में मैंने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का एक्सपीरियंस जो था वो आपके साथ शेयर किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप इस गर्मी की छुट्टी मसूरी या नैनीताल में कुछ सोच रहे हैं कहाँ जाएं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।